Assalamualaikum students, I am your teacher Dr. Sabasana and welcome to all of you in practical class of fundamentals of microbiology. And this is the second class of this week and in which this is actually the continuity of the previous lecture in which we were discussing the colony morphology. और पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कॉलोनी मॉर्फोलॉजी, पहले तो हमने ये देखा था कि कॉलोनी होती क्या है और फिर किस किस मॉर्फोलॉजी के अंदर ये कॉलोनीज जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एग्जिस्ट करते हैं। और इस कॉलोनी मॉर्फोलॉजी का पर्पस क्या है? ये इसलिए ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकें। हर वो चीज़ हमने कहा था कि जिसमें वेरिएशन हो, हर वो चीज़ जिसके अंदर वेरिएशन हो उसको टारगेट करके हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चूँकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर वेरिएशंस आती हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि कुछ में कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ में कैप्सूल जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, और कुछ में फ्लैजेला प्रेजेंट होता है और कुछ में फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता। तो इन वेरिएशंस की वजह से जब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीडिया के ऊपर ग्रो करते हैं तो उनका जो कलेक्टिव बिहेवियर होता है, उनकी जो मजमूई ग्रोथ होती है जिसको हमने कॉलोनी कहा था, तो वो भी डिफरेंट होती हैं। तो चूंकि डिफरेंस है तो इसी डिफरेंस की बेस पे हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, या एटलीस्ट अगर कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती तो हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलती है। तो अगर आप बच्चों ने अभी अपने व्हाट्सएप जो है वो ऑन किए हुए हैं तो मैंने एक पिक्चर भेजी है, उस पर एक पिक्चर भेजी है, उसको ज़रा खोलें। वो डिफरेंट टाइप्स की कॉलोनीज़ हैं, तो आप लोग मुझे आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, पहले तो मैं थोड़ा सा बताऊंगी आपको फिर कि जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कॉलोनी जो है उसकी मॉर्फोलॉजी क्या क्या हो सकती है। कॉलोनी मॉर्फोलॉजी में हम जो चीज़ें देखते हैं वो एक तो उसकी फॉर्म की बेस पे देखते थे कि कॉलोनी की फॉर्म क्या है। फॉर्म से मुराद ये है कि शेप क्या है, और शेप मैंने बताया था कि जो ज़्यादातर कॉलोनीज़ हैं वो सर्कुलर होती हैं। शेप ये है कि देखते ही आप बता दें कि कॉलोनी कैसी है, राउंड होती है मोस्टली कॉलोनीज़, तो एक शेप जो है वो सर्कुलर हो सकती है। कुछ दफ़ा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पेशली मोटाइल ऑर्गेनिजम्स उनकी ग्रोथ ऐसे आती है कि वो यूँ लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा फैले हुए हों, उनको कोई यूनिफॉर्म डायमीटर नहीं होता है, इर्रेगुलर सी ग्रोथ होती है। तो इर्रेगुलर भी एक फॉर्म है जिसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें कुछ पता है कुछ नहीं भी पता नेचर के अंदर प्रेजेंट हैं, जो कि इर्रेगुलर फॉर्म में ग्रो करते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि फिलामेंटस फॉर्म में नेचर के अंदर प्रेजेंट हैं, जिनमें फंगस भी हैं और फंगस जैसे कुछ मिलते जुलते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनको एक्टिनोमाइसीड्स बोलते हैं। एक्टिनोमाइसीड्स, तो इनकी कॉलोनीज ऐसे होती हैं जैसे राइजॉइड्स या जड़ें निकली हों। सेंटर से कॉलोनी सर्कुलर टाइप ही होगी, लेकिन साइडों से ऐसे होगा जैसे थ्रेड्स निकले हुए हैं, तो कॉलोनी राइजॉइड फॉर्म में भी हो सकती है। तो एक तो पैरामीटर जो कॉलोनी मॉर्फोलॉजी में इंक्लूडेड था वो कॉलोनी की फॉर्म थी, और सेकंड मैंने बताया था कि एलिवेशन है। एलिवेशन में हम ये देखते हैं कि कॉलोनी का उभार क्या है, वो किस तरह से ऊपर को उठी हुई है। और एलिवेशन बेसिकली साइड व्यू होता है, और एलिवेशन के लिए हम प्लेट की फ्रंट साइड थोड़ा सा टिल्ट करके ही देखते हैं। जो साइड व्यू पॉसिबल हैं जिस फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा एक कॉमन जो था वो कन्वेक्स है। जैसे कन्वेक्स लेंस नहीं होता, जैसे पहाड़ की ऊपर से स्टीप कम कर लें, बिल्कुल ऐसे। तो एक फॉर्म जो है वो कन्वेक्स है। फिर मैंने बताया था कि कुछ एलिवेशंस ऐसी होती हैं कि फ्राइड एग जैसी अपीयरेंस आती है कि बिल्कुल स्मूथ जा रही है, सेंटर से रेज हो जाता है, सेंटर उनका रेज होता है और बिल्कुल डाउन होती है, फ्राइड एग। और बाज़ दफ़ा ऐसे आता है कि फ्राइड एग में से हम जो है वो जर्दी उतार लेते हैं, वो भी एक फॉर्म है जिसको शायद क्रेटेरी फॉर्म कहते हैं। इसी तरह और भी 2-3 फॉर्म्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन फॉर्म है वो कॉन्वेक्स है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीडिया के ऊपर जो है वो ग्रो करते हैं। तो एलिवेशन है। एलिवेशन के बाद मैंने बताया था मार्जिन्स का। मार्जिन्स में हम देखते हैं मोस्टली ये रिवर्स साइड से देखते हैं, प्लेट को उल्टा करके देखते हैं, लेकिन ये फ्रंट साइड से भी नज़र आ जाते हैं। मार्जिन्स को हम प्लेट की उल्टा साइड से देखें तो बहुत क्लियर नज़र आते हैं, क्योंकि उसमें हम मार्जिन्स ही प्रोमिनेंटली देख सकते हैं, बाकी फीचर्स मास्क हो जाते हैं। तो मार्जिन डिपेंड करता है कि कॉलोनी जो है वो मोटाइल है या नॉन मोटाइल है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मोटाइल होते हैं उनके मार्जिन स्मूथ नहीं होते, और मार्जिन की भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। और ऐसी कॉलोनीज जिनमें मोटिलिटी नहीं होती उनके मार्जिन मोस्टली स्मूथ होते हैं।
तो मार्जिन स्मूथ भी हो सकते हैं और मार्जिन जो है वो इरेगुलर, राइजोइडल और रफ फॉर्म में भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मार्जिन डेवलप करते हैं कॉलोनी के। फिर मैंने आपको बताया था कि एक जो इसका करेक्टर है वो है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन ये हमने इस रेफरेंस से बात की थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कलर प्रोड्यूस करते हैं। कुछ कलर जो हैं, कुछ पिगमेंट्स जो हैं वो इंट्रासेलुलर होते हैं, मतलब सेल के अंदर ही रहते हैं, और कुछ जो हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं कि वो सेल से निकल के मीडिया के अंदर डिफ्यूज करते हैं, जिसकी वजह से मीडिया का कलर जो है वो डेवलप हो जाता है। और जब हम पिगमेंट प्रोडक्शन की बात करते हैं तो पिगमेंट प्रोडक्शन हमने ऐसे मीडिया के ऊपर नोट करनी है जो कि जनरल पर्पस मीडिया हो, सिलेक्टिव या डिफरेंशियल मीडिया ना हो। ये पॉइंट मैं आपको बाद में डिस्कस करती हूँ। अच्छा, फिर हमने स्मेल का भी डिस्कस किया था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर टाइप की जो है वो स्मेल देते हैं, और ये कुछ कैरेक्टर्स थे कॉलोनीज के जिनको हम देख के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टेंटेटिवली उनकी आइडेंटिफिकेशन की तरफ जा सकते हैं। अलबत्ता कुछ ऐसी कॉलोनीज हैं जो बड़ा पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है इनका, उनको देखते ही हम बता सकते हैं। तो जब भी आपने कॉलोनी मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है, आपने कॉलोनी मॉर्फोलॉजी को मीडिया के रेफरेंस से, मीडिया का नाम साथ लिख के डिस्कस करना है। जब भी आपने कॉलोनी मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है तो आपने बताना है कि बैक्टीरियल सेल की ये कॉलोनी है इस मीडिया के ऊपर। और कॉलोनी मॉर्फोलॉजी में एक चीज जो मैंने स्किप कर दी वो कॉलोनी का साइज भी था, साइज भी था। और मैंने बताया था कि मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 से 5 मिलीमीटर डायमीटर की कॉलोनीज बनाते हैं। तो जब भी आपने कॉलोनी मॉर्फोलॉजी नोट करनी है, जितने भी उसके पैरामीटर्स हैं वो स्टडी करने हैं, तो आपने उसको विद रेफरेंस टू मीडियम नोट करना है। आपने ये बताना है कि मैंने ये जो ऑब्जर्व किए हैं कॉलोनी कैरेक्टर्स, ये न्यूट्रेंट एगर के ऊपर है। जैसे मैंने अभी आपको जो प्लेट भेजी है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप चेक करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप चेक करें तो मुझे मैसेज चैट बॉक्स में जरा लिख दें कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पिक्चर आ गई है। तो वो न्यूट्रेंट एगर के ऊपर है। तो उसमें जो आपने कॉलोनी कैरेक्टर्स नोट करने हैं वो आपने न्यूट्रेंट एगर के ऊपर ये लिखना है कि ये कॉलोनी कैरेक्टर्स हैं और ये न्यूट्रेंट एगर के ऊपर ही हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, काइंडली अटेंडेंस लगाने के बाद आपने क्लास को लेफ्ट नहीं करना। ये मैं 2-3 क्लासेस से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जो बच्चे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं वो अटेंडेंस मार्क करते हैं और कोई 1 to 2% स्टूडेंट्स जो हैं वो अटेंडेंस लगाने के बाद लेफ्ट कर जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इंटरनेट का इशू भी हो सकता है या कोई और प्रॉब्लम भी, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि वंस आप क्लास ज्वाइन कर लें तो बेहतर है कि उसको लेफ्ट ना करें। अगर इंटरनेट का कोई इशू आ भी जाता है तो काइंडली उसको दोबारा से ज्वाइन कर लें। ठीक हो गया? ये एक अच्छा मेथड है कि आप लोग लर्न कर सको। जी, तो आपने कॉलोनी कैरेक्टर्स को जब भी स्टडी करना है तो विद रेफरेंस टू मीडिया स्टडी करना है। जैसे अभी मैंने जो प्लेट भेजी है उसमें न्यूट्रेंट एगर के ऊपर डिफरेंट टाइप्स की जो है वो कॉलोनीज हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी उस प्लेट को ओपन कर लें, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उस प्लेट को ओपन कर लें। ठीक हो गया, गुड। तो मीडिया का रेफरेंस क्यों देना ज़रूरी है? क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारे मीडिया सिलेक्टिव और डिफरेंशियल भी हैं। माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारे मीडिया हैं जो कि सिलेक्टिव और डिफरेंशियल भी हैं। उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कलर आता है, उसमें भी कॉलोनी के बिहेवियर में माइनर सा डिफरेंस पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है, उसकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है। जैसे एक ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताया स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, और मैंने कहा था कि आपने इसके कॉलोनी कैरेक्टर्स भी देखने हैं। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इसकी कॉलोनीज जो हैं वो सर्कुलर होती हैं, यानी कि बिल्कुल यूनिफॉर्म डायमीटर की होती हैं। इसके मार्जिन जो हैं वो स्मूथ होते हैं और इसकी जो शेप होती है वो कन्वेक्स होती है और ये मीडियम साइज कॉलोनी होती है। ये इसके कैरेक्टर्स हैं। अगर मैं स्टेफिलोकोकस की कॉलोनी मॉर्फोलॉजी को न्यूट्रेंट एगर के ऊपर स्टडी करती हूँ तो मुझे कमोबेश यही कैरेक्टर नजर आएंगे, लेकिन मुझे जो कलर नजर आएगा वो थोड़ा सा ऑफ वाइट होगा, थोड़ा सा क्रीमी होगा। स्टेफिलोकोकस ऑरियस की अगर ग्रोथ को मैं न्यूट्रेंट एगर के ऊपर स्टडी करूं तो मैं क्या कहूंगी कि इसके कॉलोनी कैरेक्टर्स क्या हैं, और ऐसे ही होते हैं कि इसकी सर्कुलर ग्रोथ है, फॉर्म सर्कुलर है। एलिवेशन को देखें तो कॉन्वेक्स है स्टेफिलोकोकस ऑरियस की, इसके मार्जिन स्मूथ हैं और कॉलोनी मीडियम साइज की है। कलर इसका क्या होगा? ऑफ वाइट या क्रीमी। ये न्यूट्रिएंट एगर के ऊपर है। लेकिन अगर मैं इस स्टेफिलोकोकस ऑरियस को उठा के न्यूट्रिएंट एगर से उठा के मैनिटोल साल्ट एगर के ऊपर लगा दूं
स्टेफिलोकोकस ऑरियस की ग्रोथ को मैं न्यूट्रंट एगर से उठाऊं और मैनिटोल साल्ट एगर की प्लेट के ऊपर लगा दूं, तो अब क्या होगा, फॉर्म वही रहेगी, कॉलोनी सर्कुलर ही रहेगी, उसका डायमीटर भी कमोबेश उतना ही रहेगा, उसकी एलिवेशन भी कन्वेक्स हो जाएगी। क्या चीज चेंज होगी, क्या चीज चेंज होगी जी, कोई बताना चाहेगा क्या चीज चेंज होगी? अगर स्टेफिलोकोकस की न्यूट्रंट एगर के ऊपर मैंने बताया कि ग्रोथ सर्कुलर, कॉन्वेक्स, मीडियम साइज कॉलोनीज, मार्जिन स्मूथ, ऑफ वाइट ग्रोथ है, तो अगर इसी ग्रोथ को मैं न्यूट्रंट मैनिटोल साल्ट एगर के ऊपर लगा देती हूँ तो सारे करैक्टर्स कमोबेश सेम रहेंगे, सिर्फ एक चीज चेंज होगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो जो चेंज आएगा वो किस करैक्टर में आएगा, कॉलोनी का कौन सा करैक्टर है जिसमें चेंज आएगा? जी मे भी कलर इसमें चेंज हो जाए। एक्सीलेंट, अपना नाम बताओ। ये सब कलर। शाबाश, बिल्कुल इसके कलर में चेंज आएगा, जबरदस्त, कलर में चेंज आएगा। क्यों क्यों कलर में चेंज आएगा? क्योंकि ये सिलेक्टिव मीडिया है और इसमें स्टेफिलोकोकस ऑरियस शुगर फर्मेंटेशन की वजह से येलो कलर की कॉलोनीज देता है, इसलिए जो करेक्टर चेंज हुआ है वो इसका कलर है। इसीलिए हम कॉलोनी को जब भी स्टडी करते हैं तो हमने साथ में मीडिया का रेफरेंस देना है। एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस मैंने बताया था कि एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसके करेक्टर्स न्यूट्रेंट एगर के ऊपर और ब्लड एगर के ऊपर सेम रहते हैं। ब्लड एगर का मैंने इसलिए जिक्र किया है कि स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो फास्टिडियस, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी जो मैंने आपको कहा था एक फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जी कोई बच्चा मुझे बताएगा स्ट्रेप्टोकोकस के करेक्टर्स क्या आपने पढ़े हैं? जी मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, स्ट्रेप्टोकोकस की कॉलोनीज कैसी होती हैं? जी सुबह, स्ट्रेप्टोकोकस की कॉलोनीज कैसी होती हैं? बुख्तावर, स्ट्रेप्टोकोकस की मैम कॉलोनी सर्कुलर। करेक्टर्स क्या हैं? सर्कुलर, शाबाश, सर्कुलर, कन्वेक्स ही होती हैं जब यंग ग्रोथ हो, अलबत्ता ओल्ड एज पे ये सेंटर से डाउन चली जाती हैं, यंग एज पे ये कन्वेक्स ही होती हैं, तो हम यंग एज की ही बात कर लेते हैं। सर्कुलर होती हैं, कन्वेक्स होती हैं, स्टेफिलोकोकस ऑरियस की कॉलोनी से थोड़ी सी छोटी होती हैं, ठीक है, इनका डायमीटर थोड़ा सा छोटा होता है और मार्जिन इनके स्मूथ होते हैं, ये इसके करेक्टर्स हैं। और इसका भी कलर ऑफ वाइट टू क्रीमी होगा जब न्यूट्रंट एगर के ऊपर होगा, तो इसके अलावा हम कोई करेक्टर्स नहीं देख सकेंगे। लेकिन अगर हम स्ट्रेप्टोकोकस को ब्लड एगर के ऊपर लगाते हैं जो कि इनरिच्ड मीडियम है जिसके ऊपर स्ट्रेप्टोकोकस की ग्रोथ अच्छी आती है, तो इसमें क्या होगा, एक एडिशनल करेक्टर भी हम ऑब्जर्व कर सकेंगे, इसमें हम एक एडिशनल करेक्टर्स भी ऑब्जर्व कर सकेंगे, और वो जो एडिशनल करेक्टर है वो है हीमोलिसिस। हीमोलिसिस, ये चैट बॉक्स में मैं लिख रही हूँ एक वर्ड, हीमोलिसिस। हीमोलिसिस का मतलब होता है आरबीसीज की लाइसिस, हीमोलिसिस, ठीक है, आरबीसीज की लाइसिस। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस है ये कुछ ऐसे इंजाइम बनाता है, कुछ ऐसी प्रोटीन्स बनाता है जो कि सेल से बाहर निकाल देता है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स बनाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम्स बनाता है और इन इन इंजाइम्स को ब्लड एगर में निकाल देता है। अब ब्लड एगर में आरबीसीज प्रेजेंट हैं, ये बात हमने पढ़ी हुई है, इंटैक्ट आरबीसीज, तो वो जो हीमोलाइसिन प्रोटीन्स होंगी वो आरबीसीज की लाइसिस काज करती हैं। वो बेसिकली ऐसे इंजाइम्स हैं हीमोलाइसिन प्रोटीन्स, हीमोलाइसिन, हीमोलाइसिन प्रोटीन्स हैं, ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, ये एक तरह के इंजाइम्स हैं जो आरबीसीज की लाइसिस काज कर देते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस ये इंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। तो जब स्ट्रेप्टोकोकस को हम ब्लड एगर के ऊपर लगाते हैं तो ब्लड एगर में हमें यही कॉलोनी करेक्टर्स के अलावा एक एडिशनल करेक्टर भी नजर आता है, वो है हीमोलिसिस। मतलब जहाँ पे आरबीसी स्ट्रेप्टोकोकस की कॉलोनी होगी उसके इर्द गिर्द हमें ट्रांसपेरेंट सा जोन नजर आएगा, जबकि बाकी तमाम प्लेट, ब्लड एगर की प्लेट रेड होती है, उसका रेड कलर होता है, ये मैंने आपको मीडिया वाली क्लास में बताया था, तमाम प्लेट का कलर रेड होगा। लेकिन जहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस की ग्रोथ होगी उसके इर्द गिर्द का जो एरिया है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ऐसे जैसे न्यूट्रंट एगर का ही एरिया ट्रांसपेरेंट है,
लेकिन बाकी तमाम प्लेट रेड होगी। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि स्ट्रेप्टोकोकस ने एक तरह की प्रोटीन्स बनाई हैं जिन्होंने आरबीसीज की लाइसिस काज करवा दी है। तो आरबीसीज की लाइसिस से उसने न्यूट्रिशन ले ली है। तो ये जो एरिया है इसको बोलते हैं जोन ऑफ हिमोलिसिस। जोन लिख रही हूँ चैट बॉक्स में, जोन ऑफ हिमोलिसिस। तो जोन ऑफ हिमोलिसिस प्रेजेंट होगा स्ट्रेप्टोकोकस के केस में। ये एक एडिशनल कॉलोनी करैक्टर है जो कि हमें न्यूट्रिएंट एगर के ऊपर नजर नहीं आएगा। ये करैक्टर देखने के लिए हमें इसको ब्लड एगर के ऊपर लगाना पड़ेगा। तो ये जो कॉलोनीज हैं इनका ताल्लुक मीडिया के साथ है। तो जब भी आपने कॉलोनी करैक्टर्स नोट करने हैं तो आपने मीडिया का रेफरेंस जो है वो लाजमी देना है। एक और मैंने आपको बैक्टीरिया बताया था, बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस ये एक बैक्टीरिया मैंने आपको बताया था, और मैंने कहा था कि ये जूनोटिक पैथोजन है। जूनोटिक पैथोजन है। ये एनिमल से ह्यूमन में और ह्यूमन से एनिमल में ट्रांसफर होता है। ह्यूमन से एनिमल में और एनिमल से ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर होता है। बैसिलस एंथ्रेसिस ये मैंने कैप्स में लिखा है, आपने बैसिलस का सिर्फ पी बड़ा डाला है, बाकी स्मॉल लेटर्स, और एंथ्रेसिस में भी सारे स्मॉल लेटर्स। इसको मैं सही तरह से आपको लिखना बता दूं कि आपने बैक्टीरिया के नेम कैसे लिखने हैं। बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है, ये आपने इस तरह से स्पीशी के नेम लिखने होते हैं और अटैलिक्स में लिखने होते हैं, इनको अटैलिक्स में करके। ये एक जूनोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इस माइक्रो रॉड शेप है वो तो इसका सेल का स्ट्रक्चर है। इसकी कॉलोनी का बड़ा एक टिपिकल करैक्टर होता है कि अगर हम मीडिया के ऊपर, न्यूट्रिएंट एगर के ऊपर या ब्लड एगर के ऊपर इसकी कॉलोनी को देख लें, मोस्टली ब्लड एगर के ऊपर लगाते हैं, इसकी कॉलोनी को देख लें तो वो कॉलोनी देखते ही हम समझ आते हैं कि ये लाजमी बैसिलस एंथ्रेसिस की ग्रोथ है। वो कॉलोनी करैक्टर क्या है कि ये एक तरह की कॉलोनी बनाता है जिसको बोलते हैं मेड्यूसा हेड कॉलोनीज। जी आप मुझे बता सकते हैं मेड्यूसा कौन है? मेड्यूसा हेड कॉलोनीज। जी मेड्यूसा के बारे में कोई मैम जानता है? एनिमल, मरीन एनिमल है मेड्यूसा। मेड्यूसा मेरीन एनिमल है। इसके अलावा ये ग्रीक मिथ के अंदर एक करेक्टर भी है। ये एक इवल है ग्रीक मेथोडोलॉजी के अंदर, एक इवल है, एक जिसकी सर जो है, जिसका जो सर है उसके ऊपर स्नेक्स हैं। तो सर के ऊपर जो स्नेक्स होने की वजह से, ये आप गूगल पे पिक्चर जाके देखिएगा मेड्यूसा लिख के, ये एक करैक्टर है जो ग्रीक मिथ है उनके अंदर एक करैक्टर है मेड्यूसा। ये एक इवल टाइप करैक्टर है। इसका जो सर है, इसका जो हेड है, इसके ऊपर हेयर नहीं है, इसके सर के ऊपर स्नेक्स हैं, और स्नेक्स ऐसे कि उसकी जो दुम है वो बाहर की तरफ है। तो तमाम स्नेक के ऊपर दुम जो है वो बाहर की तरफ हो, तमाम हेड के ऊपर ढेर सारे स्नेक्स और दुम जो है वो बाहर की तरफ। तो इस तरह की जो इरेगुलर सी अपीयरेंस आती है उस तरह की कॉलोनीज होती हैं ये बैसिलस एंथ्रेसिस की। मेरे पास एक पिक्चर है, मैं अभी आपको उसके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, तो आप उसमें देखेंगे एक मेड्यूसा हेड कॉलोनीज कैसी होती हैं। ये पिक्चर मैं आपको शेयर करती हूँ। तो इस बैक्टीरिया को जब आप ब्लड एगर के ऊपर लगाते हैं और इसकी कॉलोनी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं तो इसमें मेड्यूसा हेड कॉलोनीज होती हैं। मेड्यूसा हेड कॉलोनीज, ये पिक्चर मैंने भेजी है, अभी आप इसको देखें। मेड्यूसा हेड कॉलोनीज जो कि करैक्टर है बैसिलस एंथ्रेसिस का, कोई और ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि इस शेप की कॉलोनीज थी। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हो ना हो ये जो कॉलोनी है इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बैसिलस एंथ्रेसिस ही है, या दूसरे लफ्जों में इसको इन्वर्टेड कॉमा अपीयरेंस भी कह सकते हैं कि अगर आप एक गोल दायरा बनाएं और उसके ऊपर बहुत सारे इन्वर्टेड कॉमाज लगा दें और इन्वर्टेड कॉमाज लगा दें तो उस जैसी इरेगुलर सी जो अपीयरेंस आती है। बल्कि आप इसको समझ लें कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम में एक प्लेयर होता था, एक उनका फास्ट बाउलर था मलिंगा। बॉयज को पता होगा अगर बॉयज क्लास में प्रेजेंट हैं, उसके आपने हाँ जी हेयर मैम। स्टाइल देखा होगा। जी बिल्कुल, तो वैसा हेयर स्टाइल जो है वो ये बैसिलस एंथ्रेसिस का होता है। उसकी कॉलोनी के चारों तरफ वैसे इरेगुलर से पैटर्न होते हैं, पिक्चर भी मैंने आपको भेजी है। तो मेड्यूसा हेड जो कॉलोनी है ये बैसिलस का करैक्टर है। ये बड़ा टिपिकल करैक्टर है, बहुत कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो टिपिकल कॉलोनी करैक्टर देते हैं। अदरवाइज मोस्टली में आप देखेंगे कि सर्कुलर होती हैं कॉलोनीज, कन्वेक्स होती हैं, या बहुत रेयर है कि इन्वायरमेंट के कंटेमिनेंट्स आ जाएं तो उनमें क्रेटरी फॉर्म भी आ जाए कहीं,
वरना मोस्टली मिलते जुलते होते हैं। बहुत कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर देते हैं, उनमें से एक ये बैसिलस एंथ्रेसिस भी है जो कि मेड्यूसा हेड कॉलोनीज देता है। इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर कैरेक्टर देता है वो मैंने आपको असाइनमेंट में भी दिया था, माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा इस बैक्टीरिया के अंदर आपने थ्योरी में पढ़ा होगा क्या कैरेक्टर होता है। दो चीजें बड़ी कॉमन है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। एग्जाम्पल के तौर पे इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिया जाता है। नंबर एक, इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं। ये बड़ा मशहूर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा थ्योरी में आपने पढ़ा होगा अगर आपने सेल की स्ट्रक्चर्स पढ़ ली, इसके दो करेक्टर्स हैं। जी कोई मुझे बता सकते हैं इसके दो करेक्टर्स क्या हैं माइकोप्लाज्मा के? मैम ये स्मॉलेस्ट ये सेल बैक्टीरिया सेल वॉल सेल प्रेजेंट वॉल नहीं नहीं होती। होती। वेरी शाबाश, गुड, जब सेल वॉल नहीं वेरी प्रेजेंट गुड, होती। एक्सीलेंट। ये वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ये ममेलियन सेल की तरह ही होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, 0.2 माइक्रोन मीटर इसका साइज होता है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। और तीसरी ये कि एक टिपिकल तरह की कॉलोनी बनाता है, फ्राइड एग शेप कॉलोनी। फ्राइड एग शेप कॉलोनी अपने मीडिया के ऊपर, इसका जो मीडिया है इसके ऊपर जब ये ग्रो करता है तो ये फ्राइड एग शेप कॉलोनी बनाता है। और ये भी एक टिपिकल करेक्टर है जो कि बहुत कम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में है। तो ये वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो है ये फ्राइड एग शेप कॉलोनी बनाता है। तो बाकी कॉलोनी के पैटर्न जो है मैंने आपको बताए हैं और पिक्चर भी सेंड की है। अगर कोई बच्चा पिक्चर खोल के मुझे बता सके क्या उसमें कोई ऐसी कॉलोनी है जो फ्राइड एग शेप जैसी हो। माइकोप्लाज्मा के अलावा कुछ इन्वायरमेंट के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जो फ्राइड एग शेप, या उसके लिए एक टर्म भी है आपके नोट्स में लिखी हुई, उस जैसी कोई कॉलोनी है या कन्वेक्स कॉलोनी कोई आपको नजर आई है? जी अपना व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ जी मैम। ये जो आपको लार्जर येलो कलर की कॉलोनीज नजर आ रही हैं, एक लार्ज कॉलोनी है येलो जी जी। कलर की, बड़ी प्रोमिनेंट है, इसको जूम इन करके देखें तो ये बिल्कुल ऐसे ही नजर नहीं आ रही जैसे आपने अंडा फ्राई करने के लिए पैन में डाला हो। यस मैम। तो ये फ्राइड एग अपीयरेंस है। और इसके अलावा ऑरेंज कलर की दो कॉलोनीज आपको नजर आ रही हैं, ऑरेंज कलर की दो कॉलोनीज नजर आ रही हैं। इन कॉलोनीज को यस देखें तो इनकी फॉर्म सर्कुलर है। इस प्लेट के ऊपर जितनी भी कॉलोनीज हैं उनकी फॉर्म सर्कुलर है, तमाम की तमाम आपको पहली नजर में देखने से लगता है कि गोल गोल है। तो फॉर्म इन तमाम कॉलोनीज की सर्कुलर है। और अगर ऑरेंज कलर की कॉलोनीज की बात करें और ये येलो कलर की कॉलोनीज की बात करें तो ये पिगमेंट प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। येलो कलर वाली कॉलोनी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इंट्रासेलुलर पिगमेंट ही बना रहे हैं लेकिन वो येलो कलर का है। और ऑरेंज कलर वाले भी ऑरेंज पिगमेंट बना रहे हैं लेकिन वो पिगमेंट इंट्रासेलुलर है। इंट्रासेलुलर इसलिए कि बाकी जो मीडिया है उसके ऊपर कलर की डिफ्यूजन नहीं है। तो फॉर्म सर्कुलर है और इंट्रासेलुलर पिगमेंट बना रही हैं। और दोनों तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कॉलोनी का कलर जो है वो डिफरेंट है, एक में येलो है और दूसरी दोनों में ऑरेंज है। तो दूसरा करेक्टर जो है वो ऑरेंज का हो गया। अब इनके मार्जिन्स देखें, अगर ऊपर से भी देख लें तो तकरीबन स्मूथ मार्जिन्स हैं। वैसे हमने प्लेट को उल्टा करके मार्जिन्स देखने थे लेकिन मेरे पास अभी वो उल्टी प्लेट की पिक्चर नहीं है, तो मार्जिन्स इनके स्मूथ हैं। अब एलिवेशन की तरफ आते हैं। एक की एलिवेशन तो आपने बता दी कि फ्राइड एग जैसी है। अब ऑरेंज कलर की जो दो कॉलोनीज हैं मुझे आप उनकी एलिवेशन आसानी से बता सकते हो? ऑरेंज कलर की, शाबाश, कन्वेक्स है। जिन बच्चों ने पिक्चर नहीं देखी वो बाद में देख लीजिएगा। तो दोनों जो है वो कन्वेक्स कलर, कन्वेक्स जो है एलिवेशन की कॉलोनीज हैं। तो इस तरह से कॉलोनी करेक्टर्स जो हैं वो ऑब्जर्व किए जाते हैं। हमने लैब में बेसिकली यही करना था, हमारे पास इस तरह की काफ़ी सारी प्लेट्स होनी थी तो उनके ऊपर से हमने कॉलोनी करेक्टर्स स्टडी करने थे। एनी हाउ आप इस प्लेट को देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी। और दूसरी पिक्चर जो मैंने आपको सेंड की है वो बैसिलस एंथ्रेसिस की है। इसके नीचे देखें तो कुछ कॉलोनी के करेक्टर्स भी लिखे हुए हैं, डायमीटर वगैरह, और ऊपर जो है मेड्यूसा हेड। एक और बात आपने याद रखनी है कि कॉलोनी जब भी आप देखते हैं, कॉलोनी जब भी आप देखते हैं तो कुछ कॉलोनीज ऐसी होती हैं कि आजकल मोबाइल है, ये जो पिक्चर्स हैं ये बच्चों के मोबाइल से बनवाने के बाद जूम इन करके आप देख सकते हैं। आजकल मोबाइल की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम कॉलोनी करेक्टर्स आराम से पिक्चर लेके उस पिक्चर को जूम इन करके यानी कि बड़ा करके हम कॉलोनी करेक्टर्स स्टडी कर सकते हैं। लेकिन पहले जब ये फैसिलिटी नहीं थी, बच्चों के पास इतने मोबाइल, इस तरह के मोबाइल नहीं होते थे। वही स्नेक वाला होता था जो दूर दराज से बच्चे आते होते थे, नोकिया वाला। तो तब क्या करते थे, कॉलोनी मॉर्फोलॉजी को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के
माइक्रोस्कोप में जो 4x जो लो मैग्निफिकेशन वाला ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसके नीचे प्लेट को रख के कॉलोनी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते थे। या एक और तरह की माइक्रोस्कोप होती है जिसको बोलते हैं डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। ये मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूँ, डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप ऐसी माइक्रोस्कोप जो कि ऑर्गेनिज्म की डाइसेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे आपने फ्रॉग की डाइसेक्शन की होगी एफएससी में, हमारे दौर में तो बस उसी की करते थे या कॉकरोच की करते थे। जो बीएस के स्टूडेंट्स होते थे वो कॉकरोच की करते होते थे। तो डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप होती है वो जो यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अदर देन माइक्रो, उनको देखने के लिए उसके नीचे रख के उसके ऊपर मैग्नीफाइंग सिंपल लेंस लगा होता है। तो उसके नीचे हम एक प्लेट रखते हैं खोल के और उससे हम कॉलोनी मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। या अगर कुछ भी नहीं है तो बचपन में आप लोग मैग्नीफाइंग लेंस के साथ खेलते रहे होंगे, मुहद्दब अदसा जिसे कहते थे, वो हाथ में जो पकड़ते थे और पेपर के ऊपर सनलाइट को फोकस करके आग भी लगाने वाला खेल खेलते होते थे। अक्सर बच्चों ने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा, पेपर को बर्न करने वाला। तो सिंपल जो मैग्नीफाइंग लेंस है उसको आप प्लेट के ऊपर रख के भी कॉलोनी मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। तो आजकल तो मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल से पिक्चर लेते हैं, उसको जूम इन करके हम कॉलोनी कैरेक्टर्स जो हैं वो स्टडी कर सकते हैं। या फिर अगर लैब के रेफरेंस से बात करें तो डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप है जिसकी हेल्प से हम कॉलोनी कैरेक्टर्स जो हैं वो स्टडी कर सकते हैं। और कुछ कॉलोनी कैरेक्टर्स मोस्टली कॉलोनीज हैं, एक तरह की कॉलोनीज ही प्रोड्यूस करती हैं। जस्ट उनको देखने से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं बता सकते। अलबत्ता कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि टिपिकल तरह की कॉलोनीज देते हैं जिनका अभी हमने जिक्र किया। उनमें से एक माइकोप्लाज्मा है। ये स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही नहीं है बल्कि इसकी कॉलोनी भी बड़ी स्मॉल साइज की होती है। इसकी कॉलोनी भी स्मॉल साइज की होती है क्योंकि साइज ही छोटा है। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे भी हो जाएं तो जाहिर है कॉलोनी भी का साइज भी छोटा ही होगा। तो इसकी कॉलोनी भी छोटी होती है और इसकी कॉलोनी का पर्टिकुलर कैरेक्टर क्या है कि ये फ्राइड एग जैसी होती है। और बाकी कॉलोनी कैरेक्टर्स हम मीडिया के रेफरेंस से जो है वो स्टडी कर सकते हैं जिसमें डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की शुगर फर्मेंटेशन एबिलिटी या साल्ट को टॉलरेट करने की एबिलिटी जो है वो देखते हैं। और कॉलोनी कैरेक्टर्स को एक दूसरे तरह से भी डिस्कस किया जाता है, ग्रोथ कैरेक्टर्स। उसमें ब्रॉथ के अंदर ग्रोथ कैसी है वो भी देख सकेंगे और स्लांट के अंदर ग्रोथ कैसी है वो भी देख सकेंगे। स्लांट मतलब सेमी सॉलिड मीडिया के अंदर, जैसे बैसिलस का ही मैं आपको बता देती हूँ। कॉलोनी मॉर्फोलॉजी के अगर हमने सिर्फ एगर के ऊपर ग्रोथ स्टडी करनी हो और ओवरऑल जब हम ग्रोथ कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो हम ब्रॉथ के अंदर और हम स्लांट के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ का बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं। ये बात मैंने इसलिए किया कि बैसिलस के रेफरेंस से मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी कि बैसिलस को जब हम स्लांट के अंदर अगर हम न्यूट्रेंट एगर का सेमी सॉलिड मीडिया का स्लांट बना लें और उसके अंदर बैसिलस एंथ्रासिस को लगा दें, उसके बाद इंक्यूबेट करें, तो इसकी ग्रोथ ऐसे होगी जैसे इन्वर्टेड फायर ट्री। अगर किसी ने फायर ट्री देखा हो, शुरू में लंबी लंबी लाइनों वाली ग्रोथ होगी, आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ कम होती जाएगी। इन्वर्टेड फायर ट्री, ये आपने नेट से जाके इस वर्ड की पिक्चर देखनी है, इन्वर्टेड फायर ट्री। फायर ट्री ऐसी ग्रोथ होती है स्लांट के अंदर। स्लांट के अंदर जो बैसिलस एंथ्रासिस है, स्लांट के अंदर बैसिलस एंथ्रासिस इन्वर्टेड फायर ट्री जैसी ग्रोथ देता है। शुरू में ग्रोथ ज्यादा होगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी क्योंकि एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो शुरू में ढेर सारी ग्रोथ आएगी और बाद में जो ग्रोथ है वो कम होती जाएगी। बैसिलस एंथ्रासिस प्लांट के अंदर इन्वर्टेड फायर ट्री जैसी अपीयरेंस देता है, ये इसका ग्रोथ कैरेक्टर है। इसी तरह अगर हम ब्रॉथ की बात करें, ब्रॉथ की, लिक्विड मीडिया की, उसके अंदर अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लगाएं और उनको ग्रो करवाएं तो उनके भी कैरेक्टर्स डिफरेंट होंगे। जैसे ब्रॉथ के अंदर बाज दफ़ा हमें ऐसे नजर आएगा कि सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉटम के अंदर रिजाइड किए हैं कि ग्रोथ तो आई है लेकिन बॉटम के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टर्बिडिटी बहुत ज्यादा है। ऐसे लगता है कि तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीचे जाके छुप गए हैं टेस्ट ट्यूब की बॉटम में जहाँ पे ब्रॉथ है। ठीक है, ब्रॉथ में बिल्कुल बॉटम साइड पे। तो मोस्टली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा बिहेवियर शो करते हैं जो कि एनएरोबिक होते हैं। आपने थ्योरी में पढ़ना है बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन विद रेफरेंस टू ऑक्सीजन भी होती है,
विद रेफरेंस टू पीएच भी होती हैं और विद रेफरेंस टू न्यूट्रिशन भी होती हैं। बैक्टीरियल सेल को हम न्यूट्रिशन के रेफरेंस से, पीएच के रेफरेंस से, ऑक्सीजन के रेफरेंस से, साल्ट कंसंट्रेशन के रेफरेंस से डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं। जैसे पीएच की अगर मैं बात करूं तो 3 क्लासेस हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया अल्कैलीफाइल होते हैं, मतलब कि अल्कलाइन पीएच पे ग्रो करने वाले। बैक्टीरिया एसिडोफाइल होते हैं, मतलब एसिडिक पीएच पे ग्रो करने वाले। जैसे लैक्टोबैसिलस है, वो जो आपका योगर्ट के अंदर बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, आपके जीआईटी सिस्टम में भी नॉर्मल फ्लोरा है, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैक्टोबैसिलस, वो एसिडोफाइल है। इसी तरह बहुत ज्यादा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो न्यूट्रोफाइल है, मतलब कि न्यूट्रल पीएच पे ग्रो करने वाले, ज्यादातर न्यूट्रोफाइल है। इस तरह थर्मल क्लासिफिकेशन भी है, टेम्परेचर की बेस पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि बड़ी हॉट इन्वायरमेंट में रहते हैं। ये जो आतिशफशा पहाड़ होते हैं इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। हॉट स्प्रिंग्स जो होती हैं, गर्म पानी के जो चश्मे होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स, इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पे प्रेजेंट है, कोई जगह खाली नहीं है। अगर आप मुझे बता सकते हैं कोई जगह दुनिया में, कोई ऐसी लेक जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो, तो मुझे जरूर बताइएगा, बल्कि थोड़ा सर्च भी करें। हॉट स्प्रिंग, इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो गर्म टेम्परेचर पे रहते हैं। इस तरह कुछ न्यूट्रल टेम्परेचर पे रहते हैं, मॉडरेट टेम्परेचर पे जैसे 37 पे, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, ज्यादातर इसी पे रहते हैं। और इसी तरह ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जो लो टेम्परेचर पे रहना पसंद करते हैं। आप फ्रिज में अपनी चीजें रखते हैं तो फ्रिज में फंगस लग जाती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से, जो लो टेम्परेचर पे रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टेम्परेचर के रेफरेंस से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पीएच के रेफरेंस से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन के रेफरेंस से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन के रेफरेंस से हम क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ये क्लासिफिकेशन है डिफरेंट टाइप्स की, जो आप थ्योरी में बड़ी डिटेल से डिस्कस करोगे। अभी मैं आपको ऑक्सीजन के रेफरेंस से बता रही थी, क्योंकि इसका इफेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कैरेक्टर्स के ऊपर, या दूसरे लफ्जों में कॉलोनी कैरेक्टर्स के ऊपर होता है। तो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन मिलते ही मर जाते हैं। वैसे तो हर जानदार को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन बैक्टीरिया ऐसे हैं कि वो ऑक्सीजन ना हो तो ग्रो करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन हो तो वो मर जाते हैं। एनएरोब बोलते हैं उन्हें, एनएरोबिक, ये मैं लिख रही हूँ चैट बॉक्स में, एनएरोब्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि एन एब्सेंस ऑफ समथिंग, एरोब्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं एरोब्स। ठीक है, एक और भी होते हैं फैकल्टेटिव एनारोब, ये उनको फर्क ही नहीं पड़ता, वो ढीठ किस्म के होते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, उन्होंने रहना ही रहना है, ग्रो करना ही करना है। अलबत्ता अगर ऑक्सीजन हो तो वो ज्यादा हैप्पीली ग्रो करते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दोगलापन शो करती हैं, मुनाफिक होते हैं। ऑक्सीजन आ गई तो ग्रो कर जाएंगे, ऑक्सीजन ना भी हुई तो भी बर्दाश्त कर लेंगे, ग्रो करेंगे करेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन है। तो इनका ग्रोथ पैटर्न भी डिफरेंट होता है, और इनके ग्रोथ को हम ब्रॉथ के अंदर स्टडी करते हैं। तो अगर हम ब्रॉथ को देखें तो एनारोब्स जो हैं वो बिल्कुल बॉटम के अंदर ज़्यादा ग्रो किए होंगे, और एरोब्स जो हैं वो सरफेस पे ज़्यादा होंगे। और फैकल्टेटिव एनारोब के केस में पूरी ट्यूब के अंदर जहाँ जहाँ मीडिया बड़ी यूनिफॉर्म सी ग्रोथ होगी, क्योंकि जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, जहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट हो, उन्होंने ग्रो करना ही करना है। तो ये ग्रोथ करेक्टर्स हैं। इनको हम सॉलिड मीडिया के ऊपर स्टडी करें तो ये कॉलोनी करेक्टर्स हैं। इनको हम स्लांट के अंदर भी स्टडी कर सकते हैं, और ब्रॉथ के अंदर भी ग्रोथ करेक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं। स्लांट के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दी है बैसिलस एंथ्रासिस की, जो कि एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इन्वर्टेड फायर ट्री जैसी ग्रोथ देता है। अगर आपने स्लांट के अंदर कोई अननोन ग्रोथ लगाई है, आपको नहीं पता कौन सा बैक्टीरिया है, अलबत्ता प्यूरिफाइड है, और अगले दिन आपने 24 आवर्स के बाद देखा है कि इन्वर्टेड फायर ट्री जैसी अपीयरेंस बन गई, तो आप कह सकते हैं कि ये बैसिलस एंथ्रासिस है। ठीक हो गया। और इस तरह से ब्रॉथ के अंदर अगर करेक्टर स्टडी करने हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ग्रोथ कहाँ पे ज़्यादा है। बहुत ऊपर ऊपर सरफेस पे ग्रोथ ज़्यादा है तो जाहिर है सरफेस पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, वहाँ पे ग्रोथ आएगी। बॉटम में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी, वहाँ पे एनारोब ग्रो करेंगे। और फैकल्टेटिव एनारोब का तो कोई हिसाब ही नहीं है, वो तो हर जगह पे ग्रो कर जाते हैं, चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो, तो वो हर जगह पे यूनिफॉर्मली ग्रो करेंगे। तो ये ग्रोथ करेक्टर्स हैं, ये हमें आइडेंटिफिकेशन में तो हेल्प आउट बहुत ज़्यादा नहीं करते, अलबत्ता
हमें एक पाथ देते हैं कि हमने किस तरफ जाना है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना है। अलबत्ता कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर तरह के ग्रोथ करैक्टर्स देते हैं जो हमें आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प आउट करते हैं। जैसे मैंने बैसिलस का बताया, जैसे मैंने आपको बताया माइकोप्लाज्मा का बताया है, तो ये एक टिपिकल करैक्टर्स देते हैं। इनको हम कॉलोनी देखते ही बता सकते हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। जी बच्चों, तो ये कॉलोनी मॉर्फोलॉजी की बेस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन थी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन? मैम एनारोब्स में ग्रोथ करैक्टर फिर से बता दें दफा। जी बता देती हूँ। एनारोब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं। ऑक्सीजन के अंदर इनको अगर 15 मिनट या उससे ज़्यादा रखा जाए तो इनकी डेथ हो जाती है। इसका ताल्लुक उनके मेटाबॉलिज्म के साथ है। और ये आपने थ्योरी में डिटेल से क्योंकि क्लासिफिकेशन पढ़नी है, इसलिए मेटाबॉलिज्म या कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट हो एरोब होते हैं, कौन से एब्सेंट हो तो एनारोब होते हैं, या पढ़ लेंगे। तो इसके ग्रोथ करैक्टर भी डिफरेंट होंगे। तो ब्रॉथ के अंदर ये ग्रोथ करैक्टर ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। अगर आप ब्रॉथ के अंदर एक ग्रोथ लगाते हैं और वो ग्रोथ आपने आधी ट्यूब फिल की है ब्रॉथ से, और जब आपने ग्रो करवाया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो आपने देखा है कि जो ट्यूब की बॉटम थी वहां पे बहुत ज़्यादा टर्बिडिटी है। ऐसे लग रहा है जैसे हमने पानी में रेत डाल दी है और वो नीचे बैठ गई है। इतनी ज़्यादा टर्बिडिटी अगर आपको बॉटम में नजर आए, और ऊपर आपको माइनर सी टर्बिडिटी थोड़ा सा गदलापन नजर आए, लेकिन ज़्यादा ग्रोथ कहाँ पे हो? बॉटम पे। तो आप ये बता सकते हैं कि इस ट्यूब के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एनअरोब है, और एनअरोब की लिस्ट अवेलेबल है। आप बता सकते हैं कि एनअरोबिक की एक एग्जांपल है क्लॉस्ट्रीडियम। मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूँ। एनअरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से एक जो है वो क्लॉस्ट्रीडियम है। ये स्ट्रिक्ट एनअरोब है। क्लॉस्ट्रीडियम, इसकी बहुत सारी स्पीशीज होती हैं। तो ये एनअरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसकी जो ग्रोथ होगी वो बॉटम बॉटम के पास होगी। तो बॉटम पे अगर ग्रोथ है तो इसका मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनअरोब है। लेकिन अगर आपने ग्रोथ लगाई है और आपको ऐसे लगा है कि सरफेस पे ज़्यादा ग्रोथ है लेकिन नीचे जो है वो माइनर सी टर्बिडिटी है, क्योंकि मीडिया के अंदर नो डाउट ऑक्सीजन तो है डिफ्यूज लेकिन कंसंट्रेशन कम है। तो अगर आपको ऊपर ज़्यादा ग्रोथ आती है और नीचे आपको कम ग्रोथ नजर आए तो ये इंडिकेट करेगा कि इस ट्यूब में जो ग्रोथ है वो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की है। तीसरी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है कि ऑक्सीजन हो या ना हो उन्होंने हर जगह ग्रो करना है, तो वो पूरी ट्यूब के अंदर यूनिफॉर्मली ग्रो करेंगे। तो तमाम ट्यूब के अंदर जहाँ पे अपने मीडिया है, पूरे मीडिया के अंदर आपको जो टर्बिडिटी नजर आएगी वो यूनिफॉर्म होगी। तो अगर यूनिफॉर्म टर्बिडिटी आए तो आप बता सकेंगे कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये फैकल्टेटिव एनारोब है। और ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फैकल्टेटिव एनारोब है। फैकल्टेटिव एनारोब्स की मैं एग्जांपल्स आपके चैट बॉक्स में लिख रही हूँ। फैकल्टेटिव एनारोब टर्म है, फैकल्टेटिव एरोब कोई टर्म नहीं है, ठीक है। फैकल्टेटिव एनारोब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये फैकल्टेटिव एनारोब है। इस तरह से एस्केर्शिया, एस्केर्शिया कोलाई, ये फैकल्टेटिव एनारोब है। और एनारोब कौन सा है? क्लॉस्ट्रीडियम, मैंने आपको बता दिया। स्ट्रिक्ट एरोब कौन से हैं? माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, इससे वाकिफ होंगे। माइकोबैक्टीरियम ये एक जीनस है, इसकी दो स्पीशीज आपको मस्ट नोन होनी चाहिए। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और दूसरी इसकी जो स्पीशी है माइकोबैक्टीरियम बोविस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। पाकिस्तान में भी टीबी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में भी टीबी की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। अब आपको अगर याद हो तो टीबी रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ है। ट्यूबरक्लोसिस या जिसको इन शॉर्ट हम टीबी कहते हैं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ है। रेस्पिरेटरी सिस्टम बॉडी का वो सिस्टम है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है। हम सांस लेते हैं, हवा अंदर लेके जाते हैं, हवा के थ्रू बेसिकली क्या लेके जाते हैं? गैसेज, उनमें से ऑक्सीजन भी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बॉडी का वो सिस्टम है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है।
इसी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिर्फ वही ऑर्गेनिजम्स डिजीज काज कर सकते हैं जो कि स्ट्रिक्ट एरोबिक हों, जो कि सिर्फ ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन जो कि एनवायरनमेंट में होती है। कितने परसेंट ऑक्सीजन होती है एनवायरनमेंट के अंदर? एयर के अंदर कितने परसेंट ऑक्सीजन है? 21% ऑक्सीजन है एयर के अंदर। तो 21% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं वो स्ट्रिक्ट एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो स्ट्रिक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, स्ट्रिक्ट एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिजीज काज करते हैं, क्योंकि हमारे तमाम बॉडी सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है। इसलिए ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और माइकोबैक्टीरियम बोवस दोनों डिजीज काज करते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस सिर्फ ह्यूमन के अंदर डिजीज काज करता है, ये जीनोटिक नहीं है। दूसरा है माइकोबैक्टीरियम बोविस। माइकोबैक्टीरियम बोविस जो है, माइकोबैक्टीरियम बोविस जो है वो जीनोटिक माइकोबैक्टीरियम है। ये एनिमल्स में भी टीबी काज करता है और ह्यूमन में भी टीबी काज करता है। ये जो एनिमल्स मिल्क देते हैं, अलबत्ता ये जो टीबी काज करता है ये जरूरी नहीं है रेस्पिरेटरी सिस्टम की हो, क्योंकि टीबी अदर देन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हो सकती है। टीबी जो है ऐसे अदर देन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी टीबी है, बोन हड्डियों का टीबी हो जाता है कुछ लोगों को, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम बोवस भी टीबी काज करते हैं और ये जीनोटिक पैथोजन है। ये बफलो कैटल बफलो के अंदर टीबी काज करता है और वहां से ये मिल्क के थ्रू ह्यूमन में ट्रांसफर होता है। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप मिल्क लेते हैं उसको बॉयल किए बगैर, उसको कभी भी फ्रेश मिल्क को कंज्यूम मत करें, उसको बॉयल करके यूज करें, क्योंकि अगर एनिमल जो है वो इन्फेक्टेड है तो ये माइकोबैक्टीरियम बोवस जो है वो ट्रांसफर होगा और ये टीबी काज करेगा ह्यूमन के अंदर भी, एनिमल में तो करेगा ही। अलबत्ता माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस सिर्फ ह्यूमन के अंदर डिजीज काज करता है, ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसफर होता है। एनिमल्स में ये चला भी जाए तो वहाँ ये डिजीज काज नहीं कर सकेगा, क्योंकि वहाँ इसकी पैथोजेनिसिटी के मैकेनिज्म ऑपरेट नहीं होंगे कुछ फैक्टर्स की वजह से। तो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हैं जो कि स्ट्रिक्ट ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन पे ग्रो करते हैं। अच्छा, एक और टाइप भी है जो कि ग्रोथ को इफेक्ट करती है। एक होती है स्ट्रिक्ट एनरोब, एक होते हैं माइक्रो एरोफिलिक। माइक्रो एरोफिलिक भी हैं, ये वो ग्रो तो करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लेकिन उनकी जो ग्रोथ होती है वो कम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पे बेहतर होती है। अगर ऑक्सीजन 21% है तो माइक्रो एरोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे। इनके लिए हमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 21% से कम करना पड़ेगी। इनमें से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कंपाइलोबैक्टर। कंपाइलोबैक्टर आपको इसलिए बताया है कि ये फूड पॉइजनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नंबर 1 पे है पूरी दुनिया में, कंपाइलोबैक्टर। ये फूड पॉइजनिंग, इसकी कुछ स्पीशीज हैं फूड पॉइजनिंग काज करती हैं, माइक्रो एरोफिलिक है। ये लेस देन 21% जो है वो ग्रो करता है। तो ग्रोथ फैक्टर्स के ऊपर, ग्रोथ करेक्टर्स के ऊपर फिजिकल फैक्टर्स का इफेक्ट होता है, और हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ करेक्टर इसलिए डिफरेंट हैं कि इनकी नेचर डिफरेंट है। कुछ एरोब हैं, कुछ एनारोब हैं, कुछ हाई साल्ट कंसंट्रेशन पे ग्रो करते हैं, कुछ हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, कुछ का साइज डिफरेंट है, जिसकी वजह से इनकी कॉलोनी करेक्टर्स पे और इनकी ग्रोथ करेक्टर्स पे इफेक्ट होता है। और हर चीज जो डिफरेंट हो, हर चीज जो डिफरेंट है उसको माइक्रोबायोलॉजिस्ट यूज करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सके, क्योंकि जो चीज डिफरेंट होगी वो उसका स्पेशल करेक्टर होगा और उस स्पेशल करेक्टर को टारगेट करके हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी बच्चों, कोई और क्वेश्चन? जी बच्चों, कोई और क्वेश्चन? नो मैम। नो मैम। गुड। अच्छा, तो असाइनमेंट आप लोग ने कर लेनी है अगली क्लास तक, और साथ में मुझे आपने एक सवाल का जवाब ढूंढ के देना है। बल्कि चलें वो जो पहली क्लास में आपको असाइनमेंट दी थी उसी को डिस्कस कर लेते हैं। रमज़ान है तो आप कम काम पे ही गुजारा करें, ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं ना देना बच्चों को। मैंने क्वेश्चन किया था कि जो डिसइंफेक्शन के लिए
लैब्स के अंदर इथाइल अल्कोहल इस्तेमाल होता है, या आपने हैंड सैनिटाइजर्स भी देखे होंगे, आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, उनके अंदर अगर इथाइल अल्कोहल की कंसंट्रेशन देखें तो 70 to 75% होती है। तो क्यों 70% या 75% इथाइल अल्कोहल यूज़ करते हैं, 95% इथाइल अल्कोहल क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, जो कि ओरिजिनल या कमर्शियली अवेलेबल होते हैं, क्यों उसको डाइल्यूट करके इस्तेमाल करते हैं? जी, आपने मुझे असाइनमेंट बना के भेजी थी, कोई इसका जवाब देना चाहेगा? चलें आप ना दें, मैं पूछती हूँ। आप माइक ऑफ करो ज़रा, मैं पूछती हूँ, और इससे मुझे आइडिया भी होगा कि कौन से बच्चे हैं जो रेगुलरली क्लासेस पढ़ रहे हैं। अच्छा, काइंडली अब असाइनमेंट के डर से आपने मीटिंग को लेफ्ट नहीं करना, ठीक है? मीटिंग को लेफ्ट नहीं करना। जी, शिजा खालिद। जी बेटा, आप बता सकते हो कि 70% इथाइल अल्कोहल ही क्यों यूज़ करते हैं? शिजा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, माइक आपका ऑन हो गया लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। जी बच्चों, अच्छा शिजा माइक ऑफ कर दो, हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सायरा रफ़ी, सायरा रफ़ी, सायरा अपना माइक ऑन करके बताओ ज़रा, क्यों 70% इथाइल अल्कोहल यूज़ करते हैं? नो, मुस्कान जावेद। अगर नहीं भी पता तो कह देते होते हैं कि मुझे याद नहीं है या मुझे समझ नहीं आई, ठीक है? और अगर माइक काम नहीं कर रहा तो चैट बॉक्स में लिख देते होते हैं। जी, मुज़दलिफ़ा अनवर, अगर मैंने नाम सही प्रोनाउंस किया है, मुज़दलिफ़ा, बड़ा खूबसूरत नाम है, मुज़दलिफ़ा अनवर। नो, ओके। मुस्कान, जी मुस्कान बोलो। मैम 70% इथाइल अल्कोहल जो सा होता है वो ज़्यादा टाइम लेता है एवापोरेशन के लिए, और जो प्योर अल्कोहल होता है वो कोगुलेट भी हो जाता है, तो इस वजह से वो हम 70% यूज़ करते हैं। वेरी गुड, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रिफाइन कर देती हूँ, ठीक है मुस्कान, माइक ऑफ कर लो, शाबाश, वेरी गुड। दो रीजंस हैं जिनकी वजह से हम, दो रीजंस हैं जो कि मुस्कान ने बताई कि हम इथाइल अल्कोहल को 70% यूज़ करते हैं, शाबाश, मुस्तल्फा का भी आंसर आ गया, और 95% यूज़ नहीं करते। नंबर 1 अवेपोरेशन है, प्योर, क्योंकि ये अवेपोरेटिंग मालिक्यूल है, तो प्योर फॉर्म में होगा तो वेपोरेशन ज़्यादा होगी, ये रूम टेम्परेचर पे इसकी वेपोरेशन होती है, और अगर इसको डाइल्यूट कर लेंगे तो वेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा, और इस वजह से देर से वेपोरेट होगा तो इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर टाइम के अंदर किल कर सकेगा, उतनी देर में ये एवेपोरेट नहीं होगा। जबकि जो प्योर इथाइल अल्कोहल है वो जल्दी एवेपोरेट होने की वजह से उसको इतना इंटरेक्शन टाइम नहीं मिल सकेगा कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ काज कर सके, एक तो ये रीज़न है। दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इसने, कोएगुलेशन, 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 ये इसका ताल्लुक इथाइल अल्कोहल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से है, शाबाश, अंसा आसिम ने भी बिल्कुल अच्छा आंसर किया। इथाइल अल्कोहल, जितने भी अल्कोहल्स हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ काज करते हैं या सेल्स को डैमेज करते हैं। कैसे? ये प्रोटीन्स की कोएगुलेशन काज करवा देते हैं, प्रोटीन्स की कोएगुलेशन काज करवा देते हैं। कोएगुलेशन काज करवाने से मुराद ये है कि प्रोटीन की फॉर्म को ही चेंज कर देते हैं। जैसे आप अंडा जो है उसको लेते हैं, उसको जब बॉयल करते हैं तो उसमें जो प्रोटीन्स होती हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोएगुलेट कर जाते हैं, तो कोएगुलेशन की वजह से उसकी नेचर चेंज हो जाती है, अब उसके अंदर कोई काम करने की एबिलिटी नहीं रहती, तो कोएगुलेशन की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। जब आप इथाइल अल्कोहल को, जब आप इथाइल अल्कोहल को सरफेस के ऊपर लगाते हैं तो वहाँ पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चरल एज वेल एज उनकी जो फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं उनकी कोएगुलेशन हो जाती है। वो जो प्रोटीन्स नॉर्मल फॉर्म के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, मसलन इंजाइम अपना मेटाबॉलिज्म कर रहे होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर्स में भी प्रोटीन होती हैं, वो उसकी स्ट्रक्चर्स को मेंटेन किए हुए होती हैं बॉन्डिंग बना के, तो जैसे ही वो कोएगुलेट करती हैं उनकी फॉर्म चेंज हो जाती हैं,
वो इस काबिल ही नहीं रहती कि अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। 70% इथाइल अल्कोहल में कोएगुलेशन का रेट स्लो होता है, लेकिन 95% इथाइल अल्कोहल प्रोटीन्स को बहुत जल्द कोएगुलेट करवा देता है। इसको मैं आपको बैक्टीरिया के रेफरेंस से, बैक्टीरियल सेल के रेफरेंस से डिस्कस करूंगी कि बैक्टीरियल सेल में सबसे बाहर सेल वॉल होती है, उसके अंदर जाएं तो सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर साइटोप्लाज्म होता है, सेंटर में डीएनए होता है, राइबोसोम्स पड़े होते हैं, इस तरह बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं सॉल्युबल जो कि उसका मेटाबॉलिज्म करते हैं। अगर बैक्टीरियल सेल के ऊपर मैं 95% इथाइल अल्कोहल डाल दूंगी तो 95% इथाइल अल्कोहल सेल वॉल बाहर से अंदर की तरफ जाना है ना सोल्यूशन में, तो 95% इथाइल अल्कोहल क्योंकि बहुत जल्द कोएगुलेट करवाता है, तो सबसे पहले जो चीज इथाइल अल्कोहल से सेल की एक्सपोज हो रही है वो इसकी सेल वॉल है, और सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन है, प्रोटीन्स हैं, तो जितनी भी प्रोटीन्स हैं सेल वॉल में वो फौरन से पहले कोएगुलेट कर जाएंगी। जैसे ही वो कोएगुलेट करेंगी वो हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो कोएगुलेशन की वजह से सेल के इर्द गिर्द एक बाउंड्री बन जाएगी, एक पक्की दीवार बन जाएगी, और ये दीवार जो है प्रोटीन्स की कोएगुलेशन की वजह से बनी है। 95% ने जो एब्रप्ट कोएगुलेशन की है, जिसकी वजह से अब इथाइल अल्कोहल सेल के अंदर पेनिट्रेट ही नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसकी जो पेरिफेरी की प्रोटीन थी, जो सेल वॉल की प्रोटीन थी, वो कोएगुलेट कर गई और फौरन से पहले ही इथाइल अल्कोहल को इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो अंदर जा सके, और सेकेंडली वो जल्दी से एवेपोरेट हो गया। तो इस वजह से सेल की प्रॉपर डेथ नहीं हुई, उसका डीएनए सलामत है, उसके इंजाइम्स सलामत हैं। अगर ये सेल चाहे, इसको मुनासिब इन्वायरमेंट मिले, न्यूट्रिशन मिले, ऑर्गेनिक मैटर मिले, तो वो दोबारा से अपने मेटाबॉलिज्म को ऑपरेट करके अपनी सेल वॉल को सिंथेसाइज कर सकता है, क्योंकि सेल वॉल अंदर से सिंथेसाइज होती है, मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व होते हैं, इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके इंजाइम्स और उसका डीएनए और उसकी प्रोटीन सलामत है अंदर वाली, तो अंदर वाला सारा कुछ सलामत है, तो वो दोबारा से बना के बाहर इसको शेड करेगा और दोबारा से बना लेगा और दोबारा से जिंदा हो सकता है। सेल की प्रॉपर किलिंग नहीं हुई, ठीक है, हमने इसने सेल को सिर्फ बेहोश किया है, मारा नहीं है। दूसरी तरफ 70% इथाइल अल्कोहल ये स्लोली कोएगुलेट करता है, और जब तक ये सेल वॉल को कोएगुलेट करेगा उतनी ड्यूरेशन में ये अंदर तक पेनिट्रेट कर चुका होता है। इस वजह से जब कोएगुलेशन होती है तो ना सिर्फ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स की कोएगुलेशन होती है, बल्कि इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो भी कोएगुलेट कर चुके होते हैं। और जब तमाम की तमाम प्रोटीन्स कोएगुलेट कर जाएं तो सेल के पास डेथ के अलावा कोई नहीं होता, तो इसमें वो कंप्लीट डेथ हो जाती है। इस वजह से 70% इथाइल अल्कोहल, बेसिकली 60 to 80% कंसनट्रेशन रिकमेंडेड होती है, और इसमें से अगर ऑप्टिमल देखें तो 70% है, तो 70% इथाइल अल्कोहल को इस्तेमाल करते हैं। तो यही रीज़न है इस्तेमाल करने की। आपने भी ठीक पढ़ा था, इसको मैंने थोड़ा सा रिफाइन कर दिया, होपफुली ये आपको याद रहेगा, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में कोई कोर्स लगाते हैं तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है वाइवा के अंदर, तो मेरा ख्याल है ये आपको याद रहेगा। तो अगली क्लास में जैसे ही क्लास एंड हो तो आप में से किसी बच्चे ने मुझे याद करवा देना। अगली असाइनमेंट का हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि सीडरवुड ऑयल 100x पे ही क्यों यूज़ करते हैं। इंक्रीज द कॉन्टैक्ट टाइम, नहीं, 70% इथाइल अल्कोहल स्लोली एवेपोरेट होता है और स्लोली कोएगुलेट करता है। इस स्लो कोएगुलेशन की वजह से वो सेल के अंदर तक पेनिट्रेट कर सकता है और तमाम की तमाम प्रोटीन्स को कोएगुलेट कर देता है, इस वजह से इसको इस्तेमाल करते हैं। जी ठीक हो गया जी बच्चों, कोई और क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास जो उसको एंड करते हैं। जी बच्चों कोई और क्वेश्चन नहीं है, मुझे थोड़ा सा बता दें ताकि हम क्लास जो है उसको वाइंड अप करें। ओके चलें बच्चों, क्लास फिनिश करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।